राउंड हो गए हैं, 6 राउंड और हैं। और अगर अभी आपके संवाददाता ने बोला कि क्योंकि पहले 3 राउंड वहां मतगणना हुई, यहाँ होशियार सिंह का अपना रसूख रहा है, हम्म। तो आगे उलट फेर जो है होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और चौथे राउंड में ऐसा हुआ भी है। अजय सर, बड़ा ताज्जुब जी है, नालागढ़ से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा मतदान केंद्र वहीं थे, सबसे ज्यादा वोटर्स नालागढ़ में ही थे, और सबसे कांटे की टक्कर और त्रिकोणीय मुकाबला नालागढ़ में बनता हुआ नजर आया। जी जी, बिल्कुल नारागढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भाजपा के बाकी भी वहां खड़े हैं। वहां से भी रुझान अभी कुछ देर में आ जाने चाहिए, और वहां भी देखने वाली स्थिति होगी कि कौन आगे होता है, कैसे वो सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अजय सर, आपसे मेरा ये सवाल है, हमीरपुर का अगर जिक्र करें और हमीरपुर की बात को अगर आगे लेके जाएं, तो वहां से आशीष शर्मा का पीछे चलना, जबकि हमीरपुर सदर में कांग्रेस को बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में और भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम वोट मिले थे, और उसके बजाय आशीष शर्मा 25,000 से ज्यादा के वोटों से वहां पर उन्हें जीत दर्ज उन्होंने की थी। और इस बार आशीष शर्मा का इस तरह पीछे चलना, ये क्या संकेत है अजय जी? जस्मीन जी, संकेत तो ये इसी तरह की तरफ को इशारा कर रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होना है वहां पर, और आशीष शर्मा का अपना वोट बैंक है। अभी जिस तरह से आप 13 में देख रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो 37 वोटों पे आकर के टिक गई हैं, और लीड होशियार की 550 की कट गई वहां पर। तो आप हमीरपुर में भी देखेंगे कि इस तरह का दौर हमीरपुर में भी आएगा, क्योंकि अभी जो है वो सर्विस वोट गिने गए होने, और उन वोटों के गिनने के बाद पहले राउंड की वही परिणाम हमारे सामने आए होने ये, और उसमें जो है वो आशीष जो है वो पीछे चल रहे हैं, ये बात सही है। और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर अनुराग ठाकुर पूरे हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लेकर के गए हैं, और तुरंत बाद 1 महीने के अंदर अगर उपचुनाव होता है और अनुराग ठाकुर का वो जादू नहीं चल पा रहा है वहां पर, तो मतदाता ने वो फैसला, जिसकी बात आप पहले कर रहे थे कि क्या ये चुनाव थोपे गए हैं, क्या इन विधायकों को रिजाइन करना चाहिए था, तो फिर मतदाता ने उसका फैसला भी कर दिया है साथ में, अगर ये अंत तक इसी तरह से कैरी रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है, और इस दौर को लेकर के टिप्पणी करना बड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आशीष ने पिछले 6-7 साल से वहां पर काम किया है और अपना पर्सनल एक वोट बैंक बना करके रखा है, वो इस चुनाव पर इफेक्ट डालेगा। ये ठीक है कि झंडे डंडे की लड़ाई में, और हमीरपुर का सीएम चाहिए, मंडी का विकास नहीं चाहिए, इस तरह की जो नारे अंदर खाते कांग्रेस के भीतर दिए गए थे, उनका असर दिखेगा। और मध्यवर्ती चुनाव हैं, एक तरह से सरकार के गिरने का कोई खतरा नहीं है, लोग अपना फैसला सुनाएंगे। वैसी परिस्थितियां कोई है नहीं कि सरकार हिल रही है, आशीष नहीं जीतना चाहिए या डॉक्टर पुष्पिंदर को ही जीतना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज को जरूर आंकलन करेंगे कि आशीष शर्मा, जिनको बीजेपी ने 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले टिकट तक नहीं दिया था, उनका नाम कंसीडर करने के बाद उनमें विनेबिलिटी बीजेपी को नहीं दिखी थी, और फिर वो कांग्रेस की तरफ गए थे। कांग्रेस में भी वही खेला उनके साथ हुआ कि मिले वो सबसे, कांग्रेस के हाईकमान से मिले, राजीव शुक्ला से मिले जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे जाकर के दिल्ली में मिले, लेकिन बाद में टिकट उनका वहां से भी कट गया, और इन परिस्थितियों में उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, और वो 13,000 से ज्यादा मार्जिन से जीते। 25,000 से ज्यादा वोट उनको तब हमीरपुर के मतदाता ने दिए थे, और 25,000 भाजपा और कांग्रेस के वोट मिलाकर के नहीं बन रहे थे। ये परिस्थिति थी। अगर वो 13,000 की लीड कटती है इस बार, तो आशीष को भी सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हो गई। क्या वाकई ही उन्होंने सीएम की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा, जिस तरह के आरोप जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हर मंच से उनके ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल अजय जी, ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही। एक पहली, जो कुछ नारे दिए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या वो नारे अभी भी प्रोलॉन्ग करते हैं हमीरपुर में और इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में? और जो एक रॉन्ग डूइंग का जिसका आपने जिक्र किया, जो एक मैसेज जनता के बीच गया कि इन कुछ विधायकों ने सरकार को गिराने का प्रयत्न किया, जिसे जनता ने चुनकर भेजा था, इस पर मैं आऊंगी। और पल पल की अपडेट इन विधानसभा उपचुनावों से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी मौके से जुड़े हुए हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
शेखपुरा पचन गांव में एक प्रत्यक्षदर्शी ने संदिग्धों को देखा। बताया 3 लोग हथियार लेकर उनके घर आए, उनसे मांगा पानी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मंदिरों और तीर्थ स्थलों की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। यूटी प्रशासन को ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के दिए आदेश। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 15वां जत्था हुआ रवाना। जत्थे में 4400 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आए 2 पहिया गाड़ी सवार को ना दे पेट्रोल। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश। जर्जर स्थिति में पानपुर के कई पार्क। स्थानीय लोग कर रहे हैं जीर्णोद्धार की मांग। मकाम में पुलिस की जानिब से मुहर्रम की सबील कायम। पुलिस की पहल की हो रही सराहना। रामबन के किश्तवाड़ के विलेज डिफेंस गार्ड ने स्वचालित हथियार, आईडी कार्ड और वर्दी मुहैया कराने की अपील की। गार्ड्स ने कहा, वेतन न मिलने के बावजूद आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जताई इच्छा। बारामूला में मानव तस्करी रैकेट का हुआ भांडाफोड़। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। 4 नाबालिग महिलाओं का किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच है जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने ऐतिहासिक घोड़ा गली में घोड़ों के साथ बड़ी मूर्तियां पत्थर से बनाई गई। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। पंचुग में मां वैष्णो देवी जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का किया सफर। वंदे भारत ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। टीपीएपी प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने दिया बयान। कहा, कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का हम करते हैं स्वागत। बारामूला में पुलिस ने फिरोज खान नामक एक भगौड़े को किया गिरफ्तार। 4 साल से गिरफ्तारी से भाग रहा था। वहीद पारा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सेब के बागवानों को गंभीर संकट का करना पड़ रहा सामना विदेशी से। किश्तवाड़ के विलेज डिफेंस गार्ड ने स्वचालित हथियार, आईडी कार्ड और वर्दी मुहैया कराने की अपील की। गार्ड्स ने कहा, वेतन न मिलने के बावजूद आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जताई इच्छा। बारामूला में मानव तस्करी रैकेट का हुआ भांडाफोड़। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। 4 नाबालिग महिलाओं का किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच है जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने सैफरन स्पाइस पार्क पानपुर का किया दौरा। प्रोसेसिंग यूनिट के कामकाज का लिया जायजा। केसर उद्योग को बढ़ावा देने की गई चर्चा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मंदिरों और तीर्थ स्थलों की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। यूटी प्रशासन की ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के दिए आदेश। कश्मीरी पंडितों ने फैसले का किया स्वागत। पंडितों ने नंगर हर्बल में हिंदू समुदाय के मंदिरों और संपत्तियों की सुरक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। पुजारी ने प्रशासन पर सुरक्षा की मांग को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में भी अंतर्राष्ट्रीय अली असगर दिवस मनाया गया। करबला के सबसे कम उम्र के शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। डर के मारे लोग अपने घरों से निकले बाहर। रिक्टर स्केल 4.2 भूकंप की तीव्रता मापी गई। किसी तरह के जानमाल के देश के सेबों की कीमत। वहीद पारा ने आगे लिखा, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के सेबों की वजह से गिरी कीमत 1200 रुपए प्रति बॉक्स। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों के लिए मतगणना जारी। पश्चिम बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, हिमाचल की 3, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट पर हुआ है उपचुनाव। हिमाचल में 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में मतगणना जारी। ईवीएम से मतों की गिनती। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को बढ़त, तो हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा आगे। हिमाचल उपचुनावों में सुखू सरकार की सांख दांव पर। कमलेश ठाकुर, हरदीप सिंह बावा, पुष्पेंद्र वर्मा को मिलेगी जीत या इस्तीफा देकर बीजेपी से लड़े प्रत्याशी होशियार सिंह, आशीष शर्मा, केएल ठाकुर की फिर होगी वापसी। भलेसा में कहल जुंगसेर में आकाशीय बिजली गिरी। एक चरवाहे की करीब 50 भेड़ें मरी, 10 भेड़ें जख्मी। पीड़ित ने की मदद की मांग। 7 जन्मों के बंधन में बंधे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट दुनिया की सबसे बड़ी शादी समारोह के गवाह बने दुनिया भर के मेहमान। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल।
एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। तो हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों की आज मतगणना हो रही है। इसको लेकर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जोशी जी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय कुमार जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका। देहरा से हमारे सहयोगी ब्रजेश्वर साकी और राजेंद्र भी हमारे सहयोगी, रणबीर भी हमारे सहयोगी जगह जगह से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरा में 4 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। हमीरपुर में पहला रुझान सामने आ चुका है, जहां कांग्रेस ने हमीरपुर में लीड ले रखी है। तो देहरा में होशियार सिंह ने लीड ली है, लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद लीड बेहद कम हो गई है। मात्र 37 वोटों का फासला है। अजय कुमार जी, इससे पहले आपसे बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट को लेकर, उसी पर सवाल लूंगी। लेकिन नालागढ़ उपचुनावों में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आ पाया है। एक भी राउंड का अभी तक नालागढ़ में रुझान सामने नहीं आया है। पोस्टल बैलेट्स की पहले गिनती होती है हमीरपुर और देहरा में, जहां मतगणना शुरू हो चुकी है और अब पहले रुझान भी सामने आ गए हैं। देहरा में 4 राउंड्स की वोटिंग हो भी चुकी है, लेकिन नालागढ़ जहां 121 मतदान केंद्र बनाए गए थे, सबसे ज्यादा वहां पर वोटर्स थे, वहां से अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आ पाया है। और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं हमीरपुर और देहरा में। हमीरपुर में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। देहरा में होशियार सिंह मात्र 37 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं नालागढ़ में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है, जो एक चौंकाने वाली खबर है। बहरहाल अजय कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये था, इससे पहले जब हम हमीरपुर का जिक्र कर रहे थे, 2 बातें सामने निकल कर आई थी। एक तो एक रॉन्ग डूइंग का जो मैसेज गया है जनता के बीच, इस चुनावों के साथ उसे कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? जस्मीन, अगर देखें जिस तरह की 3 ये चुनाव हो रहे हैं, और ये तीनों चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहे हैं जब सरकार स्थिर हो गई है। क्योंकि इससे पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 4 संसदीय क्षेत्रों में 6 उपचुनाव हुए। उन 6 उपचुनाव ने सुक्खू सरकार को स्थिर कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जो अभी तक देख रहे हैं हम लोग, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिनको हमने इंडिपेंडेंट चुनाव जिताया था, वो क्यों किसी राजनीतिक रंग में रंग गए। जो अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो तो यही बता रही हैं कि लोग इसको कबूल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनिशियली है, शुरुआती स्टेज है, इस पर ज्यादा कमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में जाकर के लोगों का मतदान, जिस तरह से ईवीएम खुलेंगी और मतदान की काउंटिंग होगी, तो फिर लोगों ने क्या फैसला दिया होगा वो बाद में कुछ और स्थितियां पैदा कर देगा। इसलिए मैं रुक करके और संभल के थोड़ा सा यहाँ पर बचना चाह रहा हूँ कि अभी वो परिस्थितियां नहीं है। 1, 2, 3 राउंड में कुछ नहीं होता, 10-12 राउंड की काउंटिंग होनी है। आप नालागढ़ की बात करेंगे तो 74,000 से ज्यादा मतदाता ने वहां पर मतदान करके रखा है। हमीरपुर में 52,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया है। आप देहरा में देखें 55,000 से ज्यादा मतदाताओं ने। तो अभी काउंटिंग जो हुई है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 से ज्यादा वोटों की काउंटिंग नहीं हो पाई है। और उसमें भी फिर अगर अंतर कोई बहुत ज्यादा हो, देहरा में 37 वोटों का अंतर है, हमीरपुर में 200 के करीब वोटों का अंतर है, तो ये इसके कटते तो एक बूथ काट देता है कई बार इस तरह का अंतर। तो एक अपडेट हमीरपुर से ये निकल कर आया है सामने, जहां अभी भी कांग्रेस ने ही बढ़त बना रखी है। धर्मेंद्र जोशी सर, आपसे ये सवाल ले लेते हैं, आप कैसे हमीरपुर की इस जंग को देख रहे हैं? 1709 वोटों से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के हमीरपुर में। अगर 1709 का लीड है तो ये विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक अच्छी खासी लीड कही जा सकती है। तो अगर कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं, आशीष शर्मा पीछे हैं, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ये नतीजे में परिवर्तित ना हो जाए। बाकी वही बात है कि अभी क्योंकि अंतिम नतीजे आने हैं, तो इससे पहले कुछ भी उससे टिप्पणी करना, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि वो समय से पहले की बात होगी, क्योंकि अंत में नतीजा क्या आता है, ये विधानसभा हल्के के हिसाब से भी लोगों ने वोट करी है। फिर ऐसा भी दिख रहा है कि अलग अलग हल्के के हिसाब से के प्रत्याशी के साथ कैसे संबंध है, और भी कई चीजें दिमाग में रखी है होंगी लोगों ने। लेकिन अब वो जो मेन बात थी कि भी सरकार स्थिर और अस्थिर, जैसे हमारे साथी ने बताया कि उस बात से तो सुक्खू सरकार को कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हर सीट क्योंकि मायने रखती है,
और हमीरपुर का हल्का तो वैसे भी एक तरह से जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर धूमल जी, वो उन सबका एरिया जो है वो उस ढंग से सभी की प्रतिष्ठा दांव पे तो लगी ही रही। तो अब नतीजे क्योंकि आने में कुछ ही समय रह गया है और कांग्रेस जो है 1700 वोटर से अगर लीड बनाई हुई है, तो ये बहुत एक तरफ से कह सकते हैं कि एक तो सर माफ कीजिए, तो फिर तो भाजपा के लिए धर्मेंद्र सर बड़ी चिंता की बात है। नालागढ़ से भी पहला रुझान सामने आ चुका है, पहले राउंड की वोटिंग नालागढ़ में भी पूरी हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा 646 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सर नालागढ़ को कैसे देख रहे हैं? अभी जिक्र कर रहे थे कि नालागढ़ से कोई अपडेट नहीं आया। 646 हरदीप सिंह बाबा, देखो ये इंटक के स्टेट इंटक के स्टेट प्रेसिडेंट भी है। स्टेट प्रेसिडेंट ये अपना 646 की लीड भी कम लीड नहीं कही जा सकती। हालांकि कितने राउंड हुए हैं कितने नहीं ये देखना होगा और ये भी देखना होगा कि दूसरे नंबर पे क्या बीजेपी के केएल ठाकुर है या जो बागी है हरप्रीत सिंह है। ये भी एक देखने वाली चीज होगी और उसमें देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होने की संभावना थी क्योंकि जो प्रत्याशी बागी है वो भाजपा के हैं। तो जब तक पूरा परिणाम नहीं आ जाता तो फिलहाल तो यही टिप्पणी करी जा सकती है। ठीक है अजय जी, आप नालागढ़ की मुकाबला है तो ठीक है अजय जी से ले लेते हैं इसका टेक। अजय जी, नालागढ़ की जंग को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बागी हैं वो भाजपा के ज्यादा हैं मनप्रीत सिंह सैनी के चलते। हरदीप बाबा को वहां लीड मिलना ये तो दिख ही रहा था, जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर चुनाव के दौरान पैदा हुई थी। केएल ठाकुर को भाजपा का एक धड़ा नहीं मानता है कि वो उनका प्रत्याशी है और इसीलिए जो हरिनारायण सैनी है उनके भतीजे हरप्रीत सैनी को उन्होंने खड़ा किया है। और आप देखते चलिएगा इसके बीच में एक खेला और होगा। लखविंदर राणा जिनका टिकट कटा है भाजपा का, उनका वोट बैंक किस तरफ को शिफ्ट कर रहा है और अगर वो हरप्रीत सैनी को जाएगा तो इनका वोट जो है वो वोट शेयर जो है वो कम से कम 8-9 हजार वोट वहां पर इनको लेने चाहिए अगर ये खेला वहां हुआ है। उस स्थिति में केएल ठाकुर का वहां पर अपने आप को बचा पाना और विधानसभा में पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हरदीप बाबा के लिए कोई चुनौती नहीं है वहां पर किसी भी तरह से, न कांग्रेस के भीतर से ना ही अपनों से जो ताकी बाकी हैं वैसी कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। और सबसे ज्यादा जो स्टार प्रचारक कांग्रेस ने उतारे, चाहे वो सचिन पायलट था या अन्य कोई और थे, वो सारे के सारे नालागढ़ में उतारे हैं। बाकी जगह तो मुख्यमंत्री से काम चला लिया गया दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन नालागढ़ में कांग्रेस ने स्टार प्रचार के रूप में सचिन पायलट तक को उतारा है। इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस को इकट्ठा करने का प्रयास तो वहां पर हुआ है। और दूसरी तरफ अगर अंदर की कांग्रेस के अंदर की बात करें तो हरदीप बाबा को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का समर्थक माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि इनके पीछे कांग्रेस का वो धड़ा भी एक्टिव हुआ जो कहीं ये मान रहा था इन 1.5 सालों में कि उसको सुक्खू सरकार में नजरअंदाज कर दिया गया है। तो यहाँ प्रतिष्ठा उस धड़े की भी है कि वो हरदीप बाबा को अगर जिता करके इस इलेक्शन में लेकर के विधानसभा नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनको अपना वजूद बचाना खास करके कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियों में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अजय जी, नालागढ़ में तो बीजेपी अपने आप को थोड़ा सेफ मानकर चल रही थी। बहुत ज्यादा बीजेपी ने वहां पर प्रचार प्रसार भी इतने स्तर का नहीं किया जितने स्टार प्रचारकों को लेकर कांग्रेस वहां पर उतरी। तो क्या भाजपा इस बात को नहीं भांप पाई कि नालागढ़ भी एक डेंजर जोन हो सकता है उनके लिए और कांग्रेस को वहां एज जो मिल रहा है अभी? जसमीन जी, भाजपा के भीतर परिस्थितियां जो हैं वो जब इनको टिकट दिया गया, इन्हीं को नहीं, जो 6 उपचुनाव पहले हुए उन प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया, उसमें भी भाजपा की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। भाजपा का एक धड़ा, ये आप ये कह सकते हैं कि जो टिकट की लड़ाई लड़ते रहे हैं इन विधानसभा क्षेत्रों में, उन लोगों को नजरअंदाज कर बाहर से प्रत्याशी ला करके उनके सर पे जब रखा गया भाजपा ने, भाजपा की मजबूरी थी, वो इसके बाहर जा नहीं सकते थे। आलाकमान की मजबूरी थी कि वो इन प्रत्याशियों के बाहर जा नहीं सकते थे। अगर जाते तो फिर भाजपा के ऊपर इस तरह का कोई विश्वास नहीं करता आगे आने वाली राजनीति में, तो उनको तो जाना था। लेकिन जो घर में बैठे थे, अपने जो बैठे थे, वो सब नाराज ही रहे, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई भाजपा। और ये आप देखें कि अगर ये परिणामों में कन्वर्ट होता है, जिस तरह से हर जगह कांग्रेस लीड कर रही है और भाजपा जो पिछड़ती जा रही है, खास करके हमीरपुर में आशीष शर्मा का पिछड़ना 17,000 वोटों से ज्यादा, ये भाजपा के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा इस सारी चीज से।
क्योंकि 1 महीना पहले वहां पर अनुराग ठाकुर इतनी लीड लेकर के जाते हैं कि कांग्रेस को अपने वोटर ढूंढने मुश्किल चले जाते हैं। और 1 महीने के बाद अगर चुनाव होता है तो आशीष शर्मा पिछड़ते चले जाते हैं। तो अनुराग ठाकुर बेशक अब उनको अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ना, वो पहुंच गए हैं लोकसभा में, उनको नहीं लड़ना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन आने वाली राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। अगर हमीरपुर में ये परिणाम जो हैं, जो अभी रुझान आ रहे हैं या परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र को जिता करके ले जाते हैं, तो फिर अनुराग के लिए राजनीतिक तौर पर भाजपा के अंदर राहें मुश्किल होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र सर, एक नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और क्योंकि उपचुनाव भी साइमल्टेनियसली हो रहे थे, उपचुनाव 6 जगहों के, कि 1 वोट पीएम को तो 1 वोट सीएम को। क्या वो नारा अभी भी बुलंद है, अभी भी स्थिर है, और उसी के तहत जो रुझान आ रहे हैं क्या हम वही देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो पीछे उपचुनाव हुए थे 6 सीटों के और लोकसभा के चुनाव थे, तो उस समय भी मतदाताओं ने लोकसभा के लिए अलग उम्मीदवार, अलग पार्टी के उम्मीदवार को, और विधानसभा के लिए अलग पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए थे। ये नतीजों से भी साफ हो गई थी बात। और इस बार भी जैसे अभी उन्होंने बताया कि देखिए, हमीरपुर विधानसभा हल्के में लोकसभा चुनाव के दौरान जब इतनी लीड थी बीजेपी के पास, अभी कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग तरह से मतदाताओं ने वोट किए हैं। और ये वाकई एक बड़ी सुक्खू के लिए, मुख्यमंत्री के लिए वो वाली बात होगी, क्योंकि पुष्पेंद्र वर्मा पिछली बार 12,000 मतों से हारे थे जो 2022 में चुनाव हुए थे 2 साल पहले विधानसभा के। तो अगर वो एक संतोषजनक लीड बनाए हुए हैं, तो ये वाकई पुष्पेंद्र वर्मा का विधानसभा में दरवाजा तो खोल ही रहे हैं। साथ में सुक्खू के लिए भी हमीरपुर से एक अच्छी देहरा से अगर उनके लिए निराशाजनक बात फिलहाल आ रही है, तो हमीरपुर से संतोषजनक बात कही जा सकती है। और अनुराग ठाकुर पूर्व मंत्री के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी कही जा सकती है कि आप देखिए कि केंद्र में पिछली सरकार में एक अच्छे खासे पद पे रहे, मंत्री भी रहे, इसलिए उनसे अभी मंत्री पद भी नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं हमीरपुर लोकसभा हल्के में पिछले विधानसभा चुनाव में भी उस ढंग से जो प्रदर्शन नहीं हो पाना, शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे यह भी एक कारण रहा हो, क्योंकि 17 सीटों में से 10 में से ज्यादा सीटों पर बीजेपी हार गई थी जो पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इस बार भी अगर हमीरपुर में ऐसा कुछ होता है तो अनुराग ठाकुर के घर में भी अगर वो, हाँ, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण था कि क्या समय के साथ हमीरपुर की जनता का रुझान भाजपा से हटकर कांग्रेस की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी हमीरपुर से है। अलग हो जाता है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग हो जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। देहरा से एक अपडेट ले लेते हैं। जी ब्रिजेश्वर, क्या कह रहे हैं आप? ये देहरा से बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त जो है वो 5वें राउंड में है, वो कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। 636 वोटों से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। पिछले लगातार 4 जो राउंड थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह बढ़त बना रहे थे, लेकिन अब ये जो 5वां राउंड आया है इसमें 636 वोटों की जो बढ़त है। इस पर जो कुल वोट जो कमलेश ठाकुर को जो पड़े हैं वो है 13,300 वोट जो है कमलेश ठाकुर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की पत्नी है, कांग्रेस कैंडिडेट है, उनको पड़े हैं। जबकि होशियार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट 12,664 वोट उनको 5वें राउंड में मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि प्रतिष्ठा, क्योंकि कांटे की टक्कर अभी तक जो 5 राउंड हुए हैं उनमें कांटे की टक्कर सामने आई है। पहले होशियार सिंह जो है 557 वोटों से आगे थे, फिर 37 वोटों से आगे रहे, लेकिन अब 636 वोटों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश ठाकुर आगे हो गई हैं। देहरा से ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। जी जैसे अजय जी, कैसे देख रहे हैं? 636 वोटों की लीड से कमलेश ठाकुर आगे, 646 वोटों की लीड से बाबा हरदीप सिंह आगे, और 1709 वोटों की लीड से आशीष शर्मा आगे। अगर अभी उनको चुनाव परिणाम हम लोग मान लें तो कांग्रेस के फायदे के लिए रहा, और सुखविंदर सिंह सुक्खू लक्की साबित हुए हैं जो उन्होंने अभी तक के जो फैसले लिए हैं उसके मुताबिक। ये कह सकते हैं कि कमलेश का वहां पर 636 मतों की लीड लेना अपने आप में सुक्खू को एक संजीवनी देकर के जाएगा, और जिस तरह से वो शिमला रूटेड हमीरपुर बया कांगड़ा जाना चाह रहे हैं राजनीति में, उसका दरवाजा खुल जाएगा। उसका दरवाजा बिल्कुल खुल गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि वो कह भी चुके हैं कि अगला चुनाव में देहरा से ही लड़ूंगा, प्रॉमिस किया उन्होंने जनता से। देहरा से नहीं, चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन एक चीज तो जसमीन जी बहुत साफ है कि लड़ाई राजनीतिक तौर पर कांगड़ा और मंडी जिलों में होनी है अगली चीफ मिनिस्टर की, और उसका दरवाजा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा से खोलने की कोशिश की है। अगर उनकी पत्नी ये चुनाव जीत करके जाती हैं तो ये स्वाभाविक है कि फिर अगली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर की बजाय कांगड़ा को अपना गृह मानेंगे और कहेंगे कि मैं कांगड़ा का चीफ मिनिस्टर, और उसका बहुत इंपैक्ट होगा जिस तरह से आप मंडी में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मंडी में एक और सियासी संग्राम हो रहा है इन सारी परिस्थितियों के बीच। वहां पर विक्रमादित्य